नमस्कार, स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मुफ्त का मॉडल गुजरात चुनाव में फेल हो गया। हिमाचल में इस मॉडल की जमानत जब्त हो गई, लेकिन ये मॉडल दिल्ली में जमा हुआ है। महाराष्ट्र में आज हाईवे और मेट्रो रेल की बात करते हुए पीएम मोदी ने रेवड़ी मॉडल की लिमिटेशन और टेंशन की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुफ्तखोरी की लत लगाने वाली सरकारें शॉर्टकट से चुनाव जीतना चाहती हैं। ये शॉर्टकट लंबे वक्त में टैक्स पेयर की जेब में सुराख कर देता है। ये मॉडल परमानेंट डेवलपमेंट की बात नहीं करता। ये मॉडल हाईवे, रेलवे, फ्लाईवे नहीं दे सकता। मोदी पहले भी कह चुके हैं कि फ्री का मॉडल सस्ती चुनावी जीत तो दिला सकता है, लेकिन शॉर्टकट में शॉर्ट सर्किट का खतरा हमेशा रहता है। मोदी ने चुनावी फायदे के लिए इस तरह की बजट बिगाड़ने वाली योजनाओं को निशाने पर लिया है। आज मुकाबला में हम पीएम के इस स्टेटमेंट के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे मुफ्त की राजनीति पर अटैक किया। भारत की राजनीति में आ रही एक विकृति से सावधान भी करना चाहता हूं। ये विकृति है शॉर्टकट की राजनीति की। ये विकृति है राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश का पैसा लुटा देने की। ये विकृति है करदाताओं की गाढ़ी कमाई को लुटा देने की। शॉर्टकट अपनाने वाले ये राजनीतिक दल, ये राजनीतिक नेता देश के हर करदाता के सबसे बड़े दुश्मन है, जिनका मकसद सिर्फ सत्ता में आना होता है, जिनका लक्ष्य झूठे वायदे करके सिर्फ सरकार हड़पना होता है, वो कभी देश नहीं बना सकते। आज एक ऐसे समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों पर काम कर रहा है, तो कुछ राजनीतिक दल अपने निजी स्वार्थ में भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं। तो शॉर्टकट की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ता है और टैक्स पेयर की जेब पर भी ये डाका डालने जैसा होता है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, अतुल जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, पीयूष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं पीयूष जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये पहली बार नहीं है जब ये फ्री की पॉलिटिक्स को लेकर कुछ बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया हो। जाहिर सी बात है, नाम ना लिया हो, लेकिन इशारा आम आदमी पार्टी की तरफ साफ है कि ये जो फ्री की पॉलिटिक्स है ये देश को बर्बाद कर देगी। सबसे पहले नमस्कार, सभी साथियों को, बंधुओं को भी नमस्कार। मेरे ख्याल से आप थोड़ा गलत समझे हैं प्रधानमंत्री का जो इशारा है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ है। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की जो अल्पकालिक राजनीतिक नीतियां हैं और आर्थिक नीतियां हैं उसका बोध हो चुका है, और उस आत्मबोध के चलते ही शायद प्रधानमंत्री की यह स्वीकारोक्ति है कि भाई भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करके सरकार में आती है, सरकार हड़पती है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पिछले 8 साल में इस देश में 2 ऐसी नीतियां लागू की है जो नीतिगत विफलताओं के सारे पैमानों को पार करती है और भारत की अर्थव्यवस्था को सिंगल हैंडेडली खराब करने के लिए जिम्मेदार है। तो एक है नोटबंदी और दूसरा है फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को जो आत्मबोध हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की झूठी जो वादों का एहसास हुआ है वो स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अब जुमलों की राजनीति से ऊपर उठकर सकारात्मक राजनीति करना चाहिए। क्योंकि रही बात आम आदमी पार्टी की, जिनके ऊपर आपने प्रश्न उठाया कि भाई आम आदमी पार्टी की तरफ प्रधानमंत्री ने इशारा किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सीएजी जो संस्था है वो तो भारतीय सरकार के को ही रिपोर्ट करती है, भले इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। तो सीएजी तो रेवेन्यू सरप्लस का बजट बता चुकी है कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है वो तो रेवेन्यू सरप्लस का बजट दे रही है। गिनती की 4 या 5 तो राज्य सरकारें हैं जो रेवेन्यू सरप्लस का बजट दे रही है, उसमें से एक आम आदमी पार्टी की सरकार है।
और जो बड़े बड़े कर जिन राज्यों के ऊपर है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो हरियाणा हो, वो तो हम सब देख ही चुके हैं कि किस तरीके से बिना फ्री की राजनीति दिए भी भ्रष्टाचार का जो सुरसा रूपी राक्षस है वो खाया जा रहा है पैसा। तो मैं प्रधानमंत्री के इस बयान का स्वागत करता हूं, उनके इस आत्मबोध का भी स्वागत करता नहीं, हूं। स्वागत और किस वो बात भारतीय का कर जनता रहे हैं पार्टी पीयूष जी? आप जिन बातों उनकी जो स्वीकारोक्ति है, सुनिए, झूठे जिन झूठे शब्दों वादे, का 15 जिक्र आप लाख, कर रहे हैं, पीएम का पूरा जी, बयान जी, में सुन 15 रही लाख, थी। उस बयान में 15 उन्होंने लाख, कहा है कि 15 कुछ लाख, राजनीतिक दल 400 ऐसे रुपए, हैं जो फ्री की पॉलिटिक्स करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं और जनता को ठगने का काम करते हैं, और ये देश के लिए लॉन्ग टर्म में खराब है। फ्री की पॉलिटिक्स सर इस देश में कौन करता है, ये सब जानते हैं। देखिए ना, 15 लाख रुपए हर खाते में आने वाले थे, 2 करोड़ को रोजगार मिलने वाला था, 400 रुपए लीटर सिलेंडर मिलने, 400 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला था, 20 रुपए 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल होने वाला था। ये झूठे वादे करके शॉर्टकट की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने की। वह स्वीकारोक्ति का स्वागत है। चलिए ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, ये आपको आत्मबोध हो गया है और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये पीयूष जी का कहना है, क्योंकि फ्री पॉलिटिक्स करने के बावजूद भी दिल्ली में बार बार जनता आम आदमी पार्टी को चुन रही है और दिल्ली का जो बजट है वो भी सरप्लस पे है, जो रेवेन्यू है। देखिए, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बिठाया है। ठीक है, नाम से नहीं आना चाहते हैं, बिना नाम के आते हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता नहीं बनाती है, कोई बात नहीं। ये बात सही है कि राजनीति में सच बातों की स्वीकारोक्ति करना, सच बातों को कहना बहुत कठिन होता है, जटिल होता है, क्योंकि हमने देखा है इस देश में कैसे एक फ्री का मॉडल विकसित करके किसी भी येन किन प्रकारेण वोट को अपने पाले में ले आया जाए, सरकार बना ली जाए, किसी प्रकार के झूठे वादे कर दिए जाए, लोक लुभावन वादे कर दिए जाए। ये राजनीति के गिरते हुए स्तर को और देश की अर्थव्यवस्था के लिए गिराने के लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात कही है तो इसको लेकर के बहस होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को अपना पर्सपेक्टिव, अपना व्यू आकर के सामने रखना चाहिए। मैं इस बात को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी के इस बयान की बहुत प्रशंसा करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर इस बहस को आज जन्म दिया है। देखिए, कोई आवश्यकता जिसकी है, जैसे भोजन किसी की आवश्यकता है, घर किसी की आवश्यकता है, इलाज सस्ता मुफ्त मिले, ये आवश्यकता है, आवश्यकताएं तो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बेरोजगारी भत्ता बांटने लगे, कोई बसों में ट्रैवल फ्री कराने लगे, अगर कोई केबल कनेक्शन का पैसा देने लगे, कोई मुफ्त में टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन बांटने लगे, तो निश्चित तौर पर इन बातों को लेकर के आपत्ति होनी चाहिए और यह होड़ रुकनी चाहिए, क्योंकि यह पैसा तो टैक्स पेयर्स का है ना। टैक्स पेयर्स का पैसा वेलफेयर स्कीम में तो खर्च किया जा सकता है। आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए पढ़ने वाले बच्चे की छात्रवृत्ति पर तो पैसा खर्च कर सकते हैं, उसकी एजुकेशन पर पैसा खर्च कर सकते हैं, विद्यालय बनाने पर पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन आप अगर लग्जरी सुविधाओं के लिए अगर पैसा देने लगे, अगर आप मुफ्त बिजली देने लगे, बिजली के बिल आप माफ करने लगे, तो मैं मानता हूं कि यह देश के लिए नुकसानदेह है और ऐसी राजनीतिक प्रवृत्तियों को लेकर के लगाम लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है, निर्वाचन आयोग ने भी चिंता जताई है। जनता का एक्सेप्टेंस होता है। दिल्ली में तो बार बार इस मॉडल को जनता पसंद कर रही है, एमसीडी में भी पसंद कर लिया और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी पसंद कर लिया। तो ये कैसे आपको लग रहा है कि ये देश के लिए खतरनाक है? एक सेकंड पीयूष जी आ रहे हैं, आपको ये कैसे लग रहा है? और फ्री की पॉलिटिक्स में तो सर सब शामिल है, स्वरूप सबका अलग अलग है। बस देखिए प्राची जी, कई बार कुछ बातें लोक लुभावन लगती हैं, कई बातें शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए लाभकारी दिखाई पड़ती है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पूरी देश के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अगर नुकसानदायक है, तो मुझे लगता है ऐसी बातों के लिए चेताने के लिए साहस होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। और यह साहस दिखाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आसान काम है लोक लुभावन बातें करना, आसान काम है देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डाल देना, आसान काम है देश के खजाने को खाली कर देना, आसान काम है देश को पटरी से उतार देना, यह आसान काम है। कठिन काम है देश को रास्ते पर लेकर के। तो हो रहा है, 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, ये तो हो रहा है, जनता के सामने है। और बार बार केजरीवाल तो कहते हैं हमारे पास वो मॉडल है जिससे हम नेताओं की सुविधाओं को काटकर अपनी जनता के लिए करते हैं। एक सेकंड पीयूष जी, त्रिपाठी जी से सिर्फ एक प्रश्न है, वो भी दोनों जवाब साथ में ले लें। देखिए, हर राज्य की परिस्थितियां भिन्न होंगी, हर राज्य की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां भिन्न हैं और हर राज्य का मॉडल दूसरे राज्य पर थोपा नहीं जा सकता है। गुजरात में जिस प्रकार के वादे करके गए थे, जनता ने उसको नकार दिया। गुजरात की जनता के स्वाभिमान ने फ्री की जनता की स्कीमों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और यही वास्तविकता में इस बात को लेकर के चिंतन होना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय आनी चाहिए, मीडिया में इस बात को लेकर के बहस होनी चाहिए कि क्या देश की अर्थव्यवस्था को गिरवी रख
नाटक करके इस प्रकार के लोक लुभावन बातें की जा सकती है। इस पर बहस हो रही है। पीयूष जी 30 सेकंड में आपको दूंगी क्योंकि बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। 30 सेकंड में आप काउंटर करें। सिर्फ 10 सेकंड बोलिए। त्रिपाठी जी से मेरा पूरी नम्रता के साथ एक प्रश्न है कि जो 10 लाख करोड़ रुपए का जो लोन माफ किया था भट्टे खाते में बड़े उद्योगपति मित्रों का डाला था क्रोनी कैपिटलिज्म की आड़ लेके, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक? इसका बस जवाब दे दे, हाँ या ना में। राकेश जी, मुझे लगता है नहीं, राजनीतिक विश्लेषक बनने के लिए वेव ऑफ और राइट ऑफ के बीच में अंतर शायद मुझे लगता है समझना चाहिए। किसी भी उद्योगपति का पैसा माफ नहीं किया गया है। भट्टे खाते में डालना और माफ कर देना, इन दोनों में क्या अंतर होता है मुझे लगता है थोड़ा गूगल करके समझ लेंगे तो शायद अच्छा होगा, या किसी यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर से इस पर ज्ञान ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब मैं टीवी डिबेट में वेव ऑफ और राइट ऑफ आपको सिखाऊं, ये बेहतर नहीं। ठीक ठीक। अतुल जी इस बात पर बहुत मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल जी, कांग्रेस पर तो शुरुआत से यही आरोप लगते हैं कि आप जनता के साथ लोक लुभावन वादे करते हैं, चाहे बेरोजगारी भत्ता देना हो, चाहे और सुविधाएं देना हो। प्रधानमंत्री सीधे सीधे सब पर हमला बोल रहे हैं कि फ्री की पॉलिटिक्स इस देश को खराब कर देगी। क्या जरूरत है सब कुछ फ्री में बांटने की सिर्फ वोटों के लिए? नहीं, ऐसा है प्राची जी कि इन्होंने जो मॉडल दिया है 8 साल में एक्सपोज हुआ है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ये कौन सा मॉडल है? 57 लाख करोड़ का खर्चा 153 लाख करोड़ तक गया है, ये कौन सा मॉडल है? करंट अकाउंट डेफिसिट 3% तक जा रहा है, बेतहाशा बेरोजगारी है। और एनपीए की बात ये हमें मत सिखाइए, बट्टा खाता में डाल दिया है, माफ कर दिया, इसका अंतर हमें मत सिखाइए। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करने के लिए, एनपीए को एडजस्ट करने के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी दिखाने के लिए वेव ऑफ होता है, ये हमें भी समझता है। तो वेव ऑफ और माफ करना, इसमें कोई अंतर नहीं है। कितना पैसा वापस आया वो बताइए, कितना पैसा वापस आया वो बताइए। 2015 से चल रहा है बट्टा खाता, 2022 तक एक पैसा वापस आया नहीं है। तो हमें एनपीए का एडजस्टमेंट मत सिखाइए, हमें समझती है बैलेंस शीट। तो ये चीजें हो रही है। लेकिन किसान जो ईमानदारी से काम करता है, बारिश उसको उजाड़ लेती है, अकाल उसको उजाड़ लेता है, उसको अगर मदद की तो फ्रीबीज हो गई है। लेकिन आपने इस अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया है। $1 आप 40 रुपया 35 रुपया तक लाने वाले थे, बड़े बड़े भाषण दिए थे, $1 एक बराबर का, आज 82 रुपया है। आप बताइए $50 पर बैरल आप क्रूड ऑयल ले रहे हो रशिया से, और लोगों पे टैक्स लोगों लगाकर लोगों का तेल निकाल रहे हो। तो ये कौन सा टैक्स का मॉडल है? जीएसटी ऐसी कोई चीज नहीं, सिर्फ साज बची है हमारी जिसके ऊपर जीएसटी लगा है। सब पर जीएसटी लगा दिया है और महंगाई जो है वो कृत्रिम तरीके से महंगाई बढ़ाई जा रही है, लोगों पे थोपी जा रही है। ये कौन सा अर्थव्यवस्था का मॉडल है? 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी रेखा के नीचे डाल दिया है। 45 करोड़ लोग ये ऐसा कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी करती है अतुल जी, दिल्ली में जो हो रहा है और दिल्ली का जो मॉडल आम आदमी पार्टी की तरफ से पेश किया जाता है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। आपको लग रहा है कि वो ठीक है अगर फ्री में बिजली दे रहे हैं, पानी अगर फ्री में दे रहे हैं, तो ये सब कुछ ठीक है आपके हिसाब से? प्राची जी, मैं जो बात कर रहा था वो बात एकदम सीधी सिंपल है। हाँ। दोनों मॉडल जो है वो गलत है। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज जो है ना वो चर्चा हुई है। रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज जो गरीब है उन तक जानी चाहिए। जैसा न्याय योजना हमने दी थी, हमारा ये कहना था जो इनकम टैक्स नहीं भरता, जो गरीब है, अगर तुमको डिमांड मार्केट में क्रिएट करना है, मैन्युफैक्चरिंग को सेट करना है और रोजगार निर्माण करना है, तो ये साइकिल जो है बिजनेस साइकिल जिसे हम कहते हैं, ये साइकिल को रीसेट करने के लिए न्याय योजना। लेकिन टारगेट मैंने तीनों को बारी बारी से सुना, सबने अपनी अपनी पॉलिसीज के अपने अलग अलग फायदे बता दिए। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है सर। राकेश जी कह रहे हैं कि फ्री में राशन अगर दे दिया तो वो भूख का सवाल है, पेट का सवाल है। पीयूष जी कह रहे हैं कि भाई देखिए उनका हक है जनता का, तो हम फ्री में बिजली देंगे, और आप भी अपनी नीतियों का जिक्र कर रहे हैं। खैर हर्षवर्धन जी, अगर भारत की राजनीति की हम बात करें तो ये कितना बड़ा मुद्दा है फ्री की पॉलिटिक्स करना, और ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है देश को और किस तरीके से फायदेमंद है? प्रधानमंत्री की चिंता कहां तक जायज है? देखिए प्राची, ये प्रधानमंत्री की नहीं, किसी भी समझदार व्यक्ति की, चाहे वो अपना घर चला रहा हो, उद्योग चला रहा हो या देश चला रहा हो, ये चिंता रहेगी ही रहेगी कि अगर वो जो भी उसकी कमाई के साधन है उसमें से कहां वो खर्च कर रहा है। वो संसाधनों का उपयोग जो बुनियादी ढांचा है उसको दुरुस्त करने में कर रहा है, वो संसाधनों का उपयोग जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनके लिए ऐसा एक मॉडल तैयार कर रहा है जिससे वो आगे दोबारा उनको देने की जरूरत ना पड़े, या फिर एक बुरी लत लगा रहा है कि हम फ्री की चीजें आपको देंगे और उसके आधार पर हमें वोट करते रहिए। और प्राची, एक बात मैं थोड़ा याद दिला दूं लोगों को, ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, ये कोई नया मॉडल नहीं है कि हम फ्री की पॉलिटिक्स करेंगे और जीतते रहेंगे। इस देश में किसानों को कहा गया कि हम ये कर्ज माफी कर देंगे। जो 2009 की सरकार है यूपीए की दोबारा, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो कृषि कर्ज माफी थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या?
क्या उनमें से एक भी किसान की हालत सुधरी? नहीं सुधरी। शरद पवार 10 वर्ष कृषि मंत्री रहे और सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं तब भी होती थी और आज भी किसान आत्महत्याएं रुक नहीं पाए। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम पूरा एजेंडा बदलने की कोशिश करते हैं, जब हम नासमझी वाली बात करते हैं, जब हम राष्ट्रीय टीवी पर कहते हैं कि 10.5 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए और आज तक एक पैसे की कर्ज वसूली नहीं हुई। प्रवक्ता है कांग्रेस के और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पीयूष जोशी बैठे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं इनको आंकड़ा बता देता हूं क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। 8,60,000 करोड़ रुपए कर्ज वापसी इसी सरकार के दौरान आज की तारीख तक हुई। कितनी? 10.5 लाख करोड़ जिसको ये कह रहे थे, उसमें 8,60,000 करोड़। अगर मैंने आपसे कर्ज लिया है, आपने मेरा कर्ज माफ कर दिया, तो क्या मैं उसकी वापसी करूंगा? नहीं करूंगा। तो जो नासमझ लोग होते हैं वो इस तरह के बयान देते हैं और इस पर बाकायदा संसद में जवाब दिया जा चुका है। ये बाकायदा देश के सभी अर्थशास्त्री बता चुके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बताया जा चुका है। इसके बावजूद अगर इस तरह के बयान राजनीतिक लाभ के लिए दिए जाते हैं, दिए जा सकते हैं, लेकिन मुफ्त की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे खतरनाक हो सकती है कि जिस पंजाब का मुख्यमंत्री शपथ लेने के दूसरे दिन प्रधानमंत्री के दरवाजे आता है और कहता है हमको 2 वर्ष के लिए कर्ज दे दीजिए, हम राज्य नहीं चला पाएंगे, लौट कर जाकर फ्री वाले ऐलान कर देता है। लेकिन फिर भी जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सभी महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह देंगे, नहीं दे पाता है क्योंकि पंजाब की हालत बहुत बुरी है। और जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं, जब आप उसको पॉलिटिकल लच्छेबाजी करते हैं तो देश के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता वो समझ चला गया। जब गरीबी हटाएंगे 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 करते पूरी सरकार बीत जाती थी, एक बड़ा नेता बना रह जाता था। जब 1 रुपए में 85 पैसे नहीं पहुंच पाते हैं ये कहते हुए भी हम सरकार बने रहते थे, बड़ी शानदार प्रधानमंत्री रहते थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री होते थे जो समाजवादी व्यवस्था यानी जिस अर्थव्यवस्था को उन्होंने प्रतिपादित किया नहीं ले जाते हैं और महान अर्थशास्त्री बने रहते हैं। हमेशा चीन से नीचे की ग्रोथ रेट रहती है। तो मुझे लगता है कि देश अब इन चीजों को देखता है। आज वो देख रहा है कि दुनिया का सबसे ज्यादा एफडीआई के मामले में भरोसेमंद देश कौन सा है। आज वो देश देख रहा है कि कौन मैन्युफैक्चरिंग लाइन लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात हर्षवर्धन जी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राजनीतिक दल फ्री की पॉलिटिक्स करता है जो आप बता रहे हैं। ये इस देश में पुरानी परंपरा चलती आ रही है और अभी भी इस देश में ऐसा होता है। अपने एक वोट बैंक को साधने के लिए फ्री की पॉलिटिक्स की जाती है। स्वरूप सबका अलग अलग हो सकता है। पीयूष जी, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि देखिए नुकसानदायक है, आप फ्री देते जाएंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, टैक्स पेयर को नुकसान होगा। मेरा यह कहना है कि टैक्स पेयर को नुकसान को मापने का पैमाना क्या है? टैक्स पेयर के नुकसान को पैमाने को कौन मापेगा भाई? सीएजी मापेगा ना। और सीएजी यदि बोलता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में अपनी रिपोर्ट में बोलता है कि भाई रेवेन्यू सरप्लस का मॉडल है पिछले 6 साल से लगातार, सिर्फ एक कोविड वर्ष को छोड़ के यदि दिल्ली की सरकार का, तो सीएजी तो इंडोर्स कर रहा है कि भाई आपका जो जितना एक्सपेंडिचर है उसकी कंपैरिजन में टैक्स जो है आपको ज्यादा आ रहा है। दूसरा, जब केजरीवाल जी ने शुरू किया था तो तब से लेके आज तक दिल्ली का बजट का जो कॉर्पस है वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो जब कॉर्पस 3 गुना बढ़ चुका है मतलब दिल्ली के बजट का वॉल्यूम 3 गुना बढ़ा है। तीसरी बात, सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, देश के 37 बड़े बड़े ऐसे डेवलप्ड नेशंस हैं जो मुफ्त में शिक्षा और वो भी सरकार द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था अपने देश के नागरिकों को दे रहे हैं। तो मेरा यह कहना है, और आप यदि शिक्षित और स्वस्थ राष्ट्र नहीं बना सकते तो आपको सरकार में रहने का कोई मतलब नहीं है। आपका पहला दायित्व है, संविधान में की मूल प्रस्तावना में लिखा है कि देश जो है एक वेलफेयर स्टेट है। यदि आप अपने लोगों को, बच्चों को एक जैसी शिक्षा नहीं दे सकते हैं और दूसरा यदि कोई बीमार पड़े तो उसकी जेब की उसको अपनी जेब की तरफ नहीं झांकना पड़े, उसको पता हो कि मुझे भी वैसी ही चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी। ठीक है पीयूष जी, आपकी जो चिंता है देश के प्रति वो मुझ तक पहुंच रही है और आप जो बता रहे हैं बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हर्षवर्धन, 10 सेकंड दीजिएगा, 1 सेकंड, जो हर्षवर्धन जी चिंता जाहिर कर रहे थे, पीयूष जी सुन तो लीजिए, जो हर्षवर्धन जी चिंता जाहिर कर रहे थे वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं थी। उन्होंने पहले ही कहा कि इस देश में परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है और इसे खत्म करना होगा। मोदी जी के टाइम से मैडम, मोदी जी भी तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देते हैं, मोदी जी भी तो उज्ज्वला योजना देते हैं, फ्री में मकान दे रहे हैं। ठीक बात है, तो दीजिएगा। ठीक है, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं, तुम जी आपके पास समझदार व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि इनका अभी संकट दूसरा है, जानते बूझते झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो बेचारे फंस जाते हैं। देखिए अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जरूरी आंकड़ा है, ये जरूरी आंकड़ा है, आप सुन लीजिए इसको, क्योंकि है क्या ना कि कई बार हम जब बोलते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि आज के समय में सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। फिस्कल डेफिसिट फॉर 2022-23 टारगेटेड एट ₹9,194 करोड़। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं पता है आपको?
ये उसी दिल्ली सरकार का बजट है जो 10 करोड़ के वित्तीय घाटे की बात कर रहा है, दिल्ली सरकार का बजट। तो कृपा करके टीवी पर बोलने से पहले ये सोचा कीजिए कि आप कहां और किसके सामने बोल रहे हैं। अब दूसरी जरूरी बात, ये सुन लीजिए, पहले ये सुन लीजिए, जब आप डीबीटी को फ्रीबीज में कहते हैं तो आपके समझ का सारा संकट सामने आ जाता है। डीबीटी मतलब क्या हुआ? जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उसमें गड़बड़ी नहीं हो, 1 रुपया में 85 पैसा घिस न जाए, गायब न हो जाए, 1 रुपया का 1 रुपया मिले, दलाल गायब हो। ठीक का फर्क थोड़ा समझिए। और इसी फर्क की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था, जो स्पेंडिंग थी, वो इस सरकार में 2 गुने से ज्यादा बढ़ गई। चलिए अतुल जी से जवाब ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी बार-बार कह रहे हैं, अतुल जी आप बार-बार बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, कुछ कहना आप चाह रहे थे, लेकिन हर्षवर्धन जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो सबके लिए चिंता की बात है ना, क्योंकि देश तो सबका है ना, बीजेपी ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी का अलग अलग तो नहीं है ना, सबका है। प्राची जी, मैं इसी बात की तरफ अंदेशा कर रहा था, मैंने अंगुली निर्देश किया था इस बात का, लेकिन हर्षवर्धन जी जो है वो बीजेपी को एक और एडेड प्रवक्ता है तो इसी बात करेंगे वो। मैंने रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज की बात की थी, और ये डीबीटी जो है ना, ये डीबीटी हमारा शब्द है, डीबीटी हमने लाया हुआ है, उसको बाद में क्या 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 पहले विरोध किया गया, फिर बाद में उसे हाँ कहा गया, तो ये उल्टी बात, हम जो कहेंगे ना उसका उल्टा जो है मोदी जी कहेंगे। तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज का डिबेट जो चला था वो 2011-12 में चला था, उसके बाद एफआरबीएम आया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया था 2003 में, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जो है हमारे वक्त हुआ था। आज फिजिकल डेफिसिट जो है इंडिया का वो 6.9% है, और कलेक्टिव स्टेट और इसका जो है यूनियन का वो है 20% के ऊपर है। और आज कर्जा जिस हद से बड़ा है, टैक्स टू जीडीपी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो अभी 87% के ऊपर गया है, 60% के ऊपर जो है वो खतरनाक होता है, हमारे यहाँ 68% है। अब मुझे एक बात बताइए, नहीं ये तो ठीक है, ये टेक्निकल बातों को लोगों से कोई लेना देना नहीं। क्या एलआईसी का वैल्यू जो है वो 30 लाख करोड़, इसको 17 लाख करोड़ करके नीचे करके अपने दोस्तों को बेचना? कॉन्कॉर्ड जो है, जो भारतन कंपनी है, बीपीसीएल, आईपीसीएल, ये सारे महारत्न कंपनियां, ओएनजीसी को जो सबसे अच्छी कंपनी थी, जो डिविडेंड देती थी सरकार को, और हम जैसे लोग जो है छोटे छोटे घरों से आते हैं, इनको नौकरी देने का काम करके समाज के एक तबके से दूसरे तबके में लाने का काम करते थे, उन्हें बेचने का काम क्या है? ये कौन सी डाइवेस्टमेंट पॉलिसी है? ठीक है, इतना समझ में आता है सियासत में कि आप जो करें वो देश हित में है, लेकिन दूसरा कोई करे तो वो देश हित में नहीं। 10 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी कंप्लीट करो। नहीं 10 सेकंड। हमारे वक्त में पर कैपिटा कर्जा कितना था और आज पर कैपिटा कर्जा कितना है? 100 गुने से ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है सर, आंकड़ों की जादूगरी नेताओं से ज्यादा अच्छी कोई कर ही नहीं सकता है अतुल जी। आंकड़ों पर अगर जाएंगे तो सबके पास अपने अपने आंकड़े होंगे और सब उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बेहतर होंगे। लेकिन एक बात को लेकर आपत्ति थी अतुल जी, जो मेहमान मेरे साथ बैठे हैं, आप प्लीज उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, इस बात को लेकर आपत्ति थी और मैंने क्लियर कर दिया। आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे, आपके लिए कोई बात करे तो वो अच्छा, दूसरे के लिए करे तो ये गलत। ये ऐसी राजनीति करना बंद कर दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, अब सवाल आप ही से हैं, क्योंकि अतुल जी भी कह रहे हैं, पीयूष जी भी कह रहे हैं कि आप जब अपना टाइम आता है तो आप कुछ और कहने लगते हैं, लेकिन अगर दूसरा कोई जनता को फायदा दे रहा है तो आपको लगता है ये शॉर्टकट है, ये देश के हित में नहीं है। ऐसा क्यों? नहीं, मुझे लगता है इस बात को लेकर के अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि लोक कल्याणकारी क्या है, आवश्यक व्यक्ति को देना क्या है। मैं बिल्कुल इस बात के साथ सहमत हूं कि लोगों के लिए शिक्षा, लोगों के लिए चिकित्सा, जो जरूरतमंद है, जो नीडफुल है, उनको मिलनी चाहिए, मुफ्त मिलनी चाहिए, कम कीमत पर मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। बिल्कुल सहमत है और वो हो भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद से हमने जो वास्तविकता में जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की योजना को साकार करते हुए हमने पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को उसको पक्की छत भी दी है, पक्का मकान भी दिया है, उसको बिजली का कनेक्शन भी मुहैया कराया है, घर में शौचालय भी दिया है, गैस का कनेक्शन भी दिया है, आयुष्मान भारत के कार्ड से उसको हमने स्वास्थ्य की गारंटी भी दी है। हमने ये सारे विकल्प दिए हैं। लेकिन ये बसों में मुफ्त यात्रा करना, ये रेल के फ्री टिकट दे देना, ये बेरोजगारी भत्ता बांटना, ये आप बिजली के बिल माफ करना, ये चीजें लग्जरी हैं। और माफ करिए, आप इनको चुनावी लाभ के उद्देश्य से अगर कहते हैं और कहते हैं कि ये फ्री देना जनता को हमारा दायित्व है, तो आप टैक्स पेयर्स के साथ मजाक कर रहे हैं, आप देश की अर्थव्यवस्था के साथ मजाक कर रहे हैं। और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है,
अरे भाई, टेलीफोन बैंकिंग की प्रणाली तो यूपीए सरकार में चल रही थी। टेलीफोन से बैंक को कहा जाता था फोन करके, और उद्योगपतियों को बिना गारंटी के लोन दे दिया करते थे। आपके समय की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का काम किया है। टेलीफोन बैंकिंग की प्रणाली को हमने बंद करने का काम किया है। पूरी बैंकिंग व्यवस्था को आपने गर्त में ले जाकर के झोंक देने का काम किया था। वहां से बाहर निकाल करके आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है। और आर्थिक मोर्चे पर जब दुनिया भर में मंदी का शिकार था, दुनिया भर में कोरोना के कारण हालात बुरे हो रहे थे, तब भी भारत सशक्त तौर पर अगर टिका रहा है तो वो नरेंद्र मोदी जी की आर्थिक नीतियां हैं, जिसकी प्रशंसा आज पूरी दुनिया भर कर रही है। लेकिन ये ठीक बात है कि कुछ लोगों को लगता है कि शायद इन शॉर्टकट से हमको सत्ता मिल सकती है। हम ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र करके हम कैसे सत्ता को लपट कर ला सकते हैं। नजर में जो जरूरतमंद है वो उनकी नजर में हो सकता है जरूरतमंद ना हो। उनको लग रहा है कि दिल्ली में ऐसी जनसंख्या है, ऐसे लोग रहते हैं जिनका बिजली बिल माफ करना उनके लिए मदद हो सकता है। तो ये कैसे गलत हो सकता है? मैं ये समझ रही हूं, मैं इस नैरेटिव को समझने की कोशिश कर रही हूं। ये बिल्कुल लोगों के स्वाभिमान पर भी चोट करना है। लोगों को इस प्रकार की फ्री की आदत डालना ये भारत के स्वाभिमान के लिए नुकसानदायक है। मैं मानता हूं कि गुजरात में ये मॉडल पूरी तरह से इसीलिए खारिज किया गया। आप लोगों को सशक्त करिए, आप लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं दीजिए, आप लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं दीजिए। लोग अपने आप से अपने खर्च वहन कर लेंगे। लेकिन जो पंक्ति में छूट गया व्यक्ति है, जो आदिवासी तबके का है, जो अलग अलग स्थितियों में कमजोर वर्ग का है, निश्चित तौर पर उसकी मदद होनी चाहिए। जिसके पास पक्का मकान नहीं, उसको पक्का मकान मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी के घर में बिजली का कनेक्शन है और आप कहें कि हम बिजली की यूनिट फ्री कर देंगे, आप इंटरनेट के खर्च उसको देने लगे। मैं मानता हूं ये तरीका ठीक नहीं है और देश की जनता निश्चित तौर पर निर्णय करेगी। कट जा रही है। पीयूष जी, इस बात का जवाब दीजिए जो राकेश जी कह रहे हैं कि आप तो स्वाभिमान पर चोट कर रहे हैं जनता के। मैडम, यूनाइटेड किंगडम में जहां पे मैंने कुछ साल काम किया है हेल्थ केयर सिस्टम में, वहां पे एक सिस्टम है नेशनल हेल्थ सर्विसेज। वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज कैसे चलता है, वहां पे देश के हर व्यक्ति को पूरी जो चिकित्सा व्यवस्था है वो मुफ्त में दी जाती है। और जो वो कैसे दी जाती है मुफ्त में, भाई कोई नेता, कोई यहाँ पे कोई बड़े बड़े धन्ना सेठ तो नहीं है जो अपनी जेब से देते हैं। वो टैक्स कलेक्ट होता है और टैक्स जो है वो जनता को वापस दिया जाता है किसी न किसी वेलफेयर मेजर के थ्रू। तो मेरा ये कहना है कि भाई 200 यूनिट है ना, 200 यूनिट तक ही मुफ्त है। 200 यूनिट के बाद में तो आपको चार्जेबल है ना। ऐसे 700 लीटर तक पानी मुफ्त है, उसके बाद में 701 लीटर भी यदि आप करते हो तो पूरा 701 लीटर का पैसा देना है आपको। और 700 लीटर भी WHO के हिसाब से 35 बाल्टी पानी एक 4 लोगों के परिवार के लिए डेली रहता है, इसलिए वो फिगर निकल के आया है। कोई आसमान से टपक तो नहीं गया 700 लीटर का फिगर। तो मेरा यह कहना है यदि किसी कोई व्यक्ति पानी का बिल नहीं भर सकता तो उसको पानी का पीने का नहीं देंगे क्या आप उसके पानी के पीने की भी वो कहीं ना कहीं से चोरी करेगा, पंप लगाएगा। प्रॉब्लम वो नहीं है मैडम, प्रॉब्लम वो है कि 50 लाख का जो टेंडर है जिसका टोटल वैल्यू 50 लाख का होता है, वो टेंडरिंग और रीटेंडरिंग के थ्रू 4 करोड़ 5 करोड़ का टेंडर हो जाता है। 10 गुना तक वो उसका भ्रष्टाचार के लेवल का पैसा जाता है। 300 400 करोड़ के 7 हजार करोड़ के विमान खरीदे जाते हैं बड़े बड़े नेताओं द्वारा। तो ये जो चीजें हैं ना मैडम, ये एक्चुअली देश का खाली 5-5 बार की पेंशन सांसद और विधायक लेते हैं और उनको हजारों यूनिट बिजली फ्री में मिलती है, तब कोई प्रश्न नहीं उठाता। मैं माननीय मोदी से पूछना चाहता हूं कि एक विधायक है, एक सांसद को जो 5-5 टन की पेंशन मिल रही है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? ये जो बहस है ये नई बहस नहीं है, इस पर लगातार सवाल उठाते हैं और अरविंद केजरीवाल ही सबसे ज्यादा सवाल उठाते हैं। मैं हर्षवर्धन जी आपसे समझना चाहूंगी, एक सेकंड पीयूष जी, आपने एक पॉइंट उठाया है, मैं हर्षवर्धन जी से जरा इसको समझ लूं। हर्षवर्धन जी, जो एक मुद्दा बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाया जाता है या फिर देश में चर्चा का विषय बनता है कि आम आदमी को आप फ्री में पानी दे देंगे, बिजली दे देंगे तो आपत्ति हो जाएगी, शॉर्टकट हो जाएगी। लेकिन वो नेता जो सक्षम हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको आप जो सुविधाएं देते हैं उनमें क्यों नहीं कटौती कर लेते? नहीं प्राची, मुझे लगता है कि बहस थोड़ा सा जिसको कहें कि दूसरी दिशा में जा रही, लेकिन फिर भी मैं अपनी निजी राय बताता हूं पहले। निश्चित तौर पर जब सरकारें काम करती हैं तो उनको ये करना ही चाहिए कि आप जो सरकार में लोग हैं यानी सांसद, विधायक, मंत्री, उनकी सुविधाएं कम करें। अरविंद जी ने तो सारी लड़ाई यही लड़ी, नीली वैगनार सबको याद है, आज कारों का काफिला सबको याद है। तो इतना झूठा नेता जो व्यक्ति कहता था कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आज जो आपका मूल मुद्दा है उस पर कसम तो बच्चों की भी खाई थी जब हम कहते हैं ना, और अभी पंजाब में पेंशन बंद कर दी ना हर्ष भाई, मैं उनकी बात को जरा थोड़ा सा विस्तार देता हूं। ये सच है, इस देश में अभी जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, डीबीटी हो, जनधन खाता हो, जो मोबाइल को आगे बढ़ाना हो, जो आधार योजना हो, ये सब किसकी शुरू की हुई है? ये सब की सब यूपीए सरकार में आगे बढ़ाई हुई। लेकिन इस सब की बुनियाद किसने रखी? पीवी नरसिम्हा राव के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर जब अपनी सरकार आई, और मैं एक वाकया बता देता हूं, बार बार इसका जिक्र करता हूं कि मोंटेग सिंह अहलूवालिया वो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। एक प्रस्ताव आया कि 10 लाख के ऊपर सब्सिडी नहीं देंगे सिलेंडर पर। टीवी पर खबर चली,
1 घंटे में फैसला वापस हो गया। सवाल ये कि क्या आप अपने इलेक्टोरेट को ये समझा पाते हैं कि आप किस लिए पैसा लेते हैं? इसीलिए यूपीए की सरकार में हाईवे का एवरेज जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था वो 4,500 किलोमीटर था और आज 13,327 किलोमीटर ये नेशनल हाईवे बना है। के पास पैसे होंगे तो आप उससे बड़े काम करेंगे, लार्जर गोल करेंगे और तब दुनिया का निवेश आएगा। वरना क्या होगा कि आपके पास निवेश नहीं आएगा, आप करते रहेंगे और धीरे धीरे आपको खजाने का पैसा मैं आ रही हूं उस जगह अतुल जी, जाएगा आप ही के पास जहां से रिटर्न वापस नहीं आना है। अतुल जी, आप इस बात का जवाब दे दीजिए क्योंकि इसमें तो आप भी पीछे नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूं कि अपनी सरकार में अगर कोई योजना चलाते हैं तो वो अच्छी लगती है, लेकिन दूसरा कोई करता है तो वो शॉर्टकट नजर आने लगती है। राजस्थान सरकार भी तो यही कर रही है, महिलाओं को फ्री में आप फोन भी तो दे रहे हैं। देखिए प्राची जी, मैंने रैशनलाइजेशन की बात की थी। रैशनलाइजेशन के बाद से डीबीटी आया, जनधन आया, आधार आया और इसको काफी मोदी जी ने काफी इसका विरोध किया था। इन्होंने 2017 में कहा था किसानों का आय जो है वो 5 साल में दुगनी हो जाएंगी। दुगनी छोड़ो, जो है वो भी नहीं बची है। उल्टा फर्टिलाइजर का 50 किलो का पैकेट जो है वो 45 किलो का कर दिया है। तो सारी हेरा फेरी जो है वो सबको दिख रहा है। लेकिन अभी मुझे पाराशर जी की एक बात कहनी है। पाराशर जी ने बात कही है रोड्स की, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही है। वाकई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। हर्षवर्धन जी ने जो बात की वो मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन जो लैंड एक्विजिशन बिल है वो लैंड एक्विजिशन बिल आने के बाद लैंड को, जमीन को लेना आसान हो गया क्योंकि किसानों को 4 गुना और 5 गुना मिलता था, जिसका विरोध, पुरसक विरोध जो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। 4 बार उसके लिए अध्यादेश लाया था, जो हमने आंदोलन खड़ा किया था और आंदोलन खड़ा करा बिहार में हारने के बाद वो वापस लेना पड़ा था। इसलिए लैंड एक्विजिशन फास्ट हुआ है, कंसेंसस फास्ट हुआ है। लेकिन हर चीज को कांग्रेस के इन्होंने विरोध किया था, बाद में इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। अभी ठीक हो गया ना, आपके विरोध के बाद अब सरकार को ठीक करना पड़ रहा है ना, ये काम है विपक्ष का, करना चाहिए। अच्छा नहीं लगता आप जैसे बड़े व्यक्ति को ऐसी बात करना बीच बीच में। आपने अभी रोड नहीं बोल रहा हूँ, ठीक हो गया। सुनो ना, कैपिटलाइजेशन पाइपलाइन अभी आई है ना, पाइपलाइन। अब वो रोड बनाएंगे, उस पर टोल भी लेंगे, आम जनता का तेल निकालेंगे फी के नाम से, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा और वो कैपिटल मोनेटाइजेशन जो है ना वो रोड बेच भी दोगे। ये तुम्हारा मॉडल है। अतुल जी चर्चा में मॉडल को लेकर, कैपिटलाइजेशन को लेकर नहीं कर रही। सुनिए अतुल जी, अतुल जी मेरी बात सुनिए। मॉडल कब आया? अरे कोई सच नहीं चुभ रहा सर, कुछ नहीं चुभ रहा है और इन बातों का जवाब बार बार राकेश त्रिपाठी जी से मैं ले रही हूँ और इन सवालों को मैं उठाऊंगी। लेकिन मेरा सवाल फ्रीबीज को लेकर था सर, मेरा सवाल रेवड़ी कल्चर को लेकर था, जो सवाल प्रधानमंत्री उठाते हैं। आप मुझे बताइए कांग्रेस का स्टैंड क्या है रेवड़ी कल्चर को लेकर, बताइए। नहीं, बिल्कुल हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज होना चाहिए। देखिए इस भारत में मध्यम वर्ग भी बड़ा है, गरीब तबका भी बड़ा है और अमीर तबका भी है। तो हमें इसमें बैलेंस लेने के लिए यूनिक मॉडल इंडिया का रखना पड़ेगा। ना हम अमेरिका की तरफ देख सकते, ना हम रशिया की तरफ, चाइना की तरफ देख सकते। हमें हमारा अपना मॉडल होना चाहिए जो हमारे पास है। नहीं है ऐसा नहीं है, हमने ताबड़तोड़ अर्थव्यवस्था को बढ़ते हुए देखा है। सबसे अच्छा 2004 से 2014 तक देखा था। अभी मैं 2 एग्जांपल दूंगा आपको। 6,32,000 गांवों को बिजलीकरण हो गया था, बिजली पहुंच गई थी। 18,000 को 8 साल लग गए, तो उसका श्रेय लेने का तरीका जो है उन्हें आता है, वो करते थे। एक साल में 2010 में हमने 17,000 से ज्यादा गांवों को बिजली पहुंचाई थी। अभी खंबे लगाए थे, ठीक है। एक बात, दूसरी बात आप बात को समझिए कि ये हम देश की बात कर रहे हैं ना, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम देश की बात कर रहे हैं। किसानों को 140% से 160% तक जो है वो एमएसपी दी गई थी 2004 से 2014 तक। और वो एमएसपी देने की वजह से थोड़ा इन्फ्लेशन आया था, तो इन्फ्लेशन विद ग्रोथ था। अभी तो स्टैग्फ्लेशन है, ग्रोथ भी नहीं है और इन्फ्लेशन है। तो उसको जो विरोध किया गया था, सिलेंडर लेके जो लोग खड़ा होते थे, 1200 का सिलेंडर, 70 रुपए किलो का तेल, 200 रुपया। आपके सवाल महंगाई को लेकर है, आपके सवाल उनके मॉडल को लेकर है, लेकिन सर उसका जवाब क्लियर नहीं हो पाया। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में कर रही है वो सही है या गलत है? एक सवाल प्राची, देखिए एक ही मिनट, त्रिपाठी जी एक ही मिनट। मैंने रैशनलाइजेशन बात जो शब्द इस्तेमाल किया, इसके पीछे बहुत लंबी बहस छिड़ी थी। और ये लंबी बहस को बीजेपी ने तब विरोध किया था। रैशनलाइजेशन होना चाहिए, जो जरूरतमंद है उस तक पहुंचना चाहिए। जिस भी प्रदेश में सरकारें जो कर रही हैं आम जनता के लिए, फिर वो ठीक है, कांग्रेस का स्टैंड ये है। फिर आप विरोध मत करिए किसी भी योजना। अदानी पे कर्जा कितना है पता है आपको? ठीक है, आइए राकेश त्रिपाठी जी। करोड़ का कर्जा है। राकेश त्रिपाठी जी, उनको कर्जे की चिंता है, उनको देश की चिंता है। इस देश में जो भी बेहतर हुआ वो यूपीए सरकार में हुआ, आपने डुबो के रख दिया है इस देश को। सीधा आरोप है अतुल जी का।
नहीं, जिन्होंने कर्ज इनसिक्योर्ड लोन जिन्होंने बंटवाने का काम किया, जिन्होंने टेलीफोनिक बैंकिंग इस देश को इंट्रोड्यूस करने का काम किया है, अब वो कम से कम इस बात को लेकर की चिंता ना करें। हम तो पाई वसूल रहे हैं। हम एक भी पैसा जो आज देश से बाहर लेकर के गए ना, हम उनसे भी उनकी संपत्तियों को बेच करके एक एक पैसा बैंकों के खाते तक पहुंचा रहे हैं। अब बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, अतुल जी जवाब दीजिए। राजस्थान में 1,33,00,000 महिलाओं को आप मुफ्त मोबाइल स्मार्टफोन जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं ना, इसकी वजह क्या है? क्या वजह है भाई? अगर विद्यार्थियों को आप टैबलेट या लैपटॉप देते हैं और उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, तो इसके लिए तो वाजिब वजह बताई जा सकती है, गिनाई जा सकती है। लेकिन आप अगर मास तरीके से आप सबको महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात करते हैं, तो ये क्या लोक लुभावन नहीं है? क्या केवल ये लालच नहीं है? ये लालच उत्पन्न करना बंद करिए। राजनीति को साफ सुथरे दृष्टि से आगे ले आने पर विमर्श करिए और आत्मचिंतन पार्टी के भीतर करिए कि ऐसे हम चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन देश हार जाएगा, समाज हार जाएगा। हमें अगर विश्व के सामने प्रतिस्पर्धा में रखना है तो एक फेयर सिस्टम लेकर के आना होगा, जहां पर फ्री के सिस्टम से हमको तौबा करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन असम में भी फिर बच्चों को स्कूटर बांटे जा रहे हैं मुफ्त में, उसको लेकर भी फिर चर्चा होगी। फिर वही सवाल आ जाता है घूम फिर के राकेश त्रिपाठी जी कि आपकी नजर में जो जरूरतमंद है, हो सकता है कांग्रेस की नजर में ना हो। मैं अंतर स्पष्ट कर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी देखिए, प्रोत्साहन स्वरूप अगर फेयर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए अगर मेधावियों को कुछ दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है एक जनरल सबको बेरोजगारी भत्ता बांटा जा रहा है या सबको एक साथ दे दिया जा रहा है। मैं मानता हूं जो जरूरतमंद है उसको छात्रवृत्ति भी मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन के लिए, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए लैपटॉप और टैबलेट भी दिए जाने चाहिए, लेकिन सबको एक साथ बराबर दिया जाए तो मैं मानता हूं हर्षवर्धन जी, डिफरेंशिएट कौन करेगा? सवाल इस बात को लेकर है, जैसे राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आप किस मंशा से कर रहे हैं, या अगर आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं तो वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए है। अतुल जी कह रहे हैं कि कहीं पर दिया जा रहा है, किसी को जरूरतमंद है तो वो ठीक है, पीयूष जी भी इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट कौन करेगा कि ये सही है, ये गलत है, ये देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है, ये खराब कर सकता है, या ये शॉर्टकट है और ये लॉन्ग कट है? देखिए, मुझे लगता है कि डिफरेंशिएट तो देश निर्वाचन आयोग अपने आप से सकता है, उसको और अगर आप ध्यान से देखिए तो धीरे धीरे वो अंतर करने भी लगी है। इसमें बस मैं एक ही बात कहूंगा, क्योंकि सबको अपनी बात ठीक लगती है, वो लॉजिक के साथ कहते हैं कि भाई हम ये कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, एक कंपनी के उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं, क्या कहा जाता है कि कंपनी जब मुनाफे में आएगी तो उसका एक निश्चित प्रतिशत CSR में जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हर सरकार की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही होती है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि आप उन लोगों को मदद करें या उन लोगों के लिए अलग से धन का आवंटन करें जो एकदम किनारे। लेकिन जब आप एक साथ कोई योजना लाते हैं तो उसी को फ्रीबीज कल्चर कहते हैं, जिसको करके आप एक दो बार सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तो देश की बर्बादी के निशान छोड़कर जाएंगे। और डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के पैरामीटर्स, यानी किसी भी तरीके से देखें, ये जो मुफ्त की पॉलिटिक्स है, ये देश के लिहाज से तो ठीक नहीं है। हर्षवर्धन जी, जैसा आप कह रहे हैं, मेरे पास वक्त खत्म हो गया सर, बीच में आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।